नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो हिंदी का मॉडल पेपर में पिछले 3 वर्षों के यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिसमें आपका लिखित का पेपर होता है उन सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया और उसी के आधार पर आज की क्लास में बच्चों करा रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरी आप जो है कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80 से 90% पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। और चाहे तो आप इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि एक ही दिन में हम 80 से 90% पेपर हम कवर करके आएँ तो ये क्लास आपको जरूर आपको देख के जाना है बच्चों। ये हमारी प्रॉपर जो है रिसर्च बेस्ड क्लास है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही हम सरल तरीके से आपको समझा देंगे। ज़्यादा आपको रट्टा भी मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक ही बार में क्लास आप वॉच करने के पश्चात आपको सभी क्वेश्चन आपको विगत आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर पर आज हम चर्चा के ले रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि मैं इसमें बीए की समस्त क्लासें कराता हूं, ऑल सब्जेक्ट की और ऑल सेमेस्टर की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में बच्चे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बच्चों पेपर बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का है। ठीक है, पेपर का आपका नाम है हिंदी अनुवाद। आपको कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चों हिंदी लिटरेचर जो कि पढ़ना है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको हिंदी अनुवाद ही पढ़ना रहता है। जैसे कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, तो उसमें हिंदी लिटरेचर लगता है। लेकिन बच्चों पेपर का जो टाइटल है हिंदी अनुवाद ही है। तो यूपी के जितने विश्वविद्यालय जिसमें आपका लिखित का बच्चों पेपर होगा, चाहे बलिया विश्वविद्यालय हो या फिर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, CCSU हो, MGQVP और आपका अभी बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, तो ये सभी क्या है बच्चों लिखित का ही पेपर कराती हैं। तो उनके लिए बहुत ही रामबाड़ी हमारी क्लास साबित होगी। ये 1 शॉट की हमारी क्लास है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ठीक है, इसमें बच्चों जो है पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और 2 घंटा इसका जो है समय दिया जाएगा और पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त आएगा। सबसे पहले बच्चों हम सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसमें टोटल बच्चों जो है कुछ यूनिवर्सिटी में आप जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चों 5 आते हैं। जैसे कि रज्जो भैया यूनिवर्सिटी में MGQVP में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है कि उनका पेपर पूरा का पूरा इसी से कवर हो जाए क्योंकि इसमें हम 10 क्वेश्चन बच्चों करा रहे हैं सेक्शन ए में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हिंदी अनुवाद क्या है, किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर शब्दानुवाद किसे कहते हैं, हिंदी अनुवाद का है, उसी को जो है इसके प्रकार है। शब्दानुवाद किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हिंदी अनुवाद होता क्या है इसको हम समझेंगे। तो हिंदी अनुवाद की यदि हम बात कर ले तो किसी भाषा में लिखी गई बात या फिर जो किसी भाषा में जो कही गई बात को दूसरी भाषा में जो है बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद को जो है ट्रांसलेशन कहते हैं इंग्लिश में। और अनुवाद के जरिए जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का जो है स्थानांतरण जो है होता है, इसी को हम जो है ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। अब अनुवाद की जो है इसमें 2 भाषाएं होती हैं। एक होती है आपकी जो सोर्स लैंग्वेज जिसको हम SL कहते हैं, एक होती है आपकी TL जिसको हम जो है टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सोर्स लैंग्वेज ये होती है कि मान लो कोई बात जो कि पहले से जो है कोई मान लो बुक है क्योंकि उसका प्रकाशन जिस भी किसी भाषा में हो चुका है तो वह उसकी जो है स्रोत भाषा कहलाती है। यानी जिसमें उस भाषा को बुक को लिखा गया है जिस भाषा में, तो वह उसकी जो मूल भाषा होती है उसी को हम स्रोत भाषा कहते हैं। अब ये TL क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है। टारगेट लैंग्वेज ये होती है कि वो जो पहले से बुक किसी भाषा में लिखी हुई है, अब उस बुक को जब दूसरी किसी भाषा में आप जो बदलते हो तो उसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको जो है याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है कि शब्दानुवाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। शब्दानुवाद जिसको हम इंग्लिश में लिटरेचर जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। तो शब्दानुवाद जो होता है वर्ड टू वर्ड का जो अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, इसी को हम शब्दानुवाद कहते हैं। तो शब्दानुवाद का जो अर्थ होता है स्रोत भाषा के शब्दों और वाक्य संरचना को जो है यथासंभव अक्षरस और लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना, बिना अर्थ और जो है भाव पर ज़्यादा ध्यान दिए, यानी बिना उसके लक्ष्य पर, बिना उसके ग्रामर पर ध्यान दिए, सीधे सेम टू सेम सब जो है शब्दों का कह सकते हो ट्रांसलेशन करना, उसका जो है अनुवाद करना, यही आपका शब्दानुवाद कहलाता है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। शब्दानुवाद के हम एग्जाम्पल की बात कर ले, इसके उदाहरण की बात कर ले, उदाहरण के माध्यम से आपको विद्युत आपको समझ में आएगा। वैसे तो लिटरल जो ट्रांसलेशन होता है, ये जो ट्रांसलेशन होता है ये वर्ड टू वर्ड होता है।
ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। इसमें कोई भी ग्रामर का पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मान लो कोई चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है तो सेम टू सेम उसका अनुवाद करना नीचे वही चीज़, बिना ग्रामर पर ध्यान दिए, बिना उसके अर्थ और भाव पर ध्यान दिए बिना जो उसका अनुवाद करते हैं, इसी को हम कहते हैं शब्दानुवाद। आपको भी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा तो आपको विदित आपको समझ में आएगा। कोई एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये मान लो कोई जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मैं जो है मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ, इसका ये अनुवाद होगा। लेकिन इसका यदि आप लिटरल ट्रांसलेशन में यदि आप अनुवाद करोगे तो ये नहीं होगा। ये होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। आई एम मतलब हो जाएगा मैं, और गोइंग माने जो है जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, रहा, जा रहा हूँ बाजार, मार्केट मतलब बाजार, मतलब वर्ड टू वर्ड। ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है सेम उसी की जो है नीचे भी उसी का अनुवाद कर देना, बिना उसके ग्रामर का यूज किए बिना। ठीक है, बिना उसके भाव को परखे, इसी को हम कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ से देख लो, सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसको हम शब्दानुवाद हिंदी में कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मान लो कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले लो कि मैं जो है पुस्तकालय जाता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। तो इसका हिंदी जो अनुवाद होगा शुद्ध वो होगा कि मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। मैं पुस्तकालय पुस्तकालय जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। लेकिन इसका लिटरल जो शब्दानुवाद में जब इसका करोगे, लिटरल ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है, तो इसमें भाव चेंज कैसा हो जाएगा? इसमें वर्ड टू वर्ड का ट्रांसलेशन होता है, तो आई एम का हो जाएगा मैं। ये लिटरल ट्रांसलेशन होता है। वर्ड टू वर्ड का जो ट्रांसलेशन होता है, जैसे कि गोइंग लिखा हुआ है तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ कहाँ? भैया लाइब्रेरी, यानी जो है पुस्तकालय, पुस्तकालय। ये जबकि शुद्ध इसका, इसमें बिना ग्रामर के यूज किए बिना, जबकि आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी का मतलब होता कि मैं जो है पुस्तकालय जा रहा हूँ। लेकिन जब लिटरल ट्रांसलेशन में इसका जब अनुवाद करोगे तो मैं जा रहा हूँ पुस्तकालय, इस तरह से हो जाएगा, बिना ग्रामर का यूज किए बिना सीधे वर्ड टू वर्ड का ट्रांसलेशन करना। इसी को हम शब्दानुवाद कहते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। शब्दानुवाद इसका मतलब होता है कि जो है अनुवादक प्रत्येक शब्द का अलग अलग अनुवाद करता है, और बिना यह देखे कि वाक्यांश जो है वाक्य में शब्दों का एक साथ कैसे उपयोग किया जाता है, इसी को हम कहते हैं शब्दानुवाद कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको, एक एग्जाम्पल आपको इसी तरह आपको लिख देना है, आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि अनुवाद की जो है प्रमुख सीमाएं कौन सी आपको बताना है। फिर है अच्छे अनुवादक के गुण क्या है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। भावानुवाद से क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो सबसे पहले अनुवाद की सीमाओं की हम बात कर ले तो जो है भाषा पूरक सीमाएं और सामाजिक सांस्कृतिक भी सीमाएं होती हैं। तो अनुवाद में एक जो है संस्कृत का एक विशेष तत्व दूसरी में ना मिलना ये आम बात है, और अनुवाद कार्य संस्कृत कार्य हैं और उसमें जो वैज्ञानिक नाप तोल जो है ये संभव नहीं है। तो ये इसकी जो है 2 सीमाएं होती हैं। अनुवाद का जो है प्राण ही जो है उसकी सीमा, सौंदर्य जो है वैशिष्ट और जो है यथार्थ होता है। अनुवादक की जो अनुवाद होता है, जो अनुवादक होता है उसकी कुछ समस्याएं होती है। जैसे कि जो ट्रांसलेटर होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अनुवादक जो होता है ट्रांसलेशन की जो है कौन कौन सी जो है, जो ट्रांसलेटर होता है उसकी कौन कौन सी समस्याएं होती है। तो ट्रांसलेटर जो होता है, जो अनुवादक होता है, पहली बात तो उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक से अधिक भाषाओं का, क्योंकि एक भाषा का ज्ञान होगा तो भैया ट्रांसलेटर कर ही नहीं पाएगा। कम से कम 2 भाषाओं का उसको ज्ञान होना चाहिए। एक स्रोत भाषा का ज्ञान होना चाहिए एसएल का, दूसरा टीएल का भी जरूर होना चाहिए जिसमें उसको करना है। वह भाषा जो पहले से उस भाषा में कोई चीज़ लिखी है या फिर बोली गई है उसका ज्ञान होना चाहिए, और दूसरी जिसमें उसको बदलना है, जिस भाषा में उसको ट्रांसलेट करना है उसका भी जो है पूर्णतया उसको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तभी वो जो है अनुवादक जो होगा, जो ट्रांसलेटर होगा उसका अनुवाद कर पाएगा।
इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि उचित जो है पर्यायों का अभाव, यानी जो ट्रांसलेटर होता है यदि उसको जो उचित जो पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, यदि उसको पर्यायवाची यदि नहीं ज़्यादा आती हैं तब भी एक प्रकार की समस्याएं हैं। और क्रिया विश्लेषण का भी विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें, और क्रियापद का भी जो है अनुवाद, ये भी इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन के अनुवाद की समस्या, अंग्रेजी व हिंदी की भिन्न भिन्न जो प्राकृत होती हैं, और मिश्रित वाक्यों का अनुवाद, कहावतें मुहावरों का अनुवाद, और शब्द और प्रयुक्त की जो समस्याएं होती हैं, ये सभी इसकी समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे अनुवादक के कौन कौन से गुण होते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन की गारंटी एक एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। अच्छे अनुवादक के कौन कौन से गुण होते हैं। देखो, अच्छा अनुवादक उसे ही माना जाएगा जिसे जो है जिस भाषा में अनुवाद करना है और जिस भाषा से करना है, इन दोनों भाषाओं का ज्ञान जो है उससे पूर्णतया होना चाहिए, तभी उसको अच्छा अनुवादक माना जाएगा। उसको पर्यायवाची भी पता होना चाहिए, और जो है दोनों भाषाओं का ज्ञान उसको प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो अनुवाद कर पाएगा। उससे जो है सरल शब्दों का जो है इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए। और उससे जो है शब्दों वाक्यांशों को जो है अनुवाद करते समय तोड़ मरोड़ कर जो है प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मतलब जो शब्द होते हैं इतने सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो आम व्यक्ति हैं जो पढ़े तो उसको भी अच्छा लगे, और ज़्यादा तोड़ मरोड़ की प्रस्तुत करने की नहीं करना चाहिए उसको, ट्रांसलेटर को। उसे जो है भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। जो भाषा है, चाहे जो चीज़ पहले से किसी भाषा में लिखी हो या फिर जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है, दोनों भाषाओं की जो ग्रामर होती है, जो व्याकरण होती है, उसका भी आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। और उसे जो है वर्तनी और व्याकरण, विराम चिन्ह जो है की जो है समझ होनी चाहिए। व्याकरण की भी समझ होनी चाहिए, वर्तनी की भी होनी चाहिए, और विराम जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, तो इन सभी चिन्हों का भी जो है उसको ज्ञान होना चाहिए। और भी इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि उसे जो है स्रोत सामग्री में शाब्दिक शब्द और जो है सूक्ष्म अर्थों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उसे गुणवत्ता का जो है ध्यान रखना चाहिए। उसे जो है समकालीनता का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। उसे जो है मूल पाठ की अखंडता का सम्मान भी जो है करना चाहिए। उसे लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखना कर जो है ट्रांसलेट जो है करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो ये सभी इसके अनुवादक के गुण थे। फिर अगला क्वेश्चन कीजिए, भावानुवाद से क्या तात्पर्य। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये जो है लिटरल जो ट्रांसलेशन मैंने अभी आपको बताया, शब्दानुवाद का ये विपरीत होता है, ठीक है। अब शब्दानुवाद में आप क्या करते थे कि जो फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। आई एम, जैसे कि मैंने लिखा था आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें व्याकरण पर जो है ध्यान दिया जाता है। और लिटरल में क्या था, इसमें व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता था, लेकिन इसमें व्याकरण भी देखी जाती है, ठीक है, और तत्वों का जो है भाव भी देखे जाते हैं अर्थों के, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका जब लिटरल में जब इसका आप करते थे अनुवाद, तो क्या करते थे कि मैं जो है वर्ड टू वर्ड होता है ना लिटरल वाला, तो मैं इसको हिंदी में लिखेंगे। आई एम का मतलब हो जाएगा मैं, गोइंग माने जो है जा रहा हूँ, गोइंग माने जो है जा रहा हूँ, कहाँ भैया, मार्केट माने जो है बाजार। लेकिन ये तो हो गया, ये क्या हो गया, ये तो आपका लिटरल आपका ट्रांसलेशन है, शब्दानुवाद है। लेकिन यहाँ से भाव अनुवाद की बात आई है, तो भाव अनुवाद क्या होगा कि मैं जो है मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, ये आपका जो है भावानुवाद है, इसमें भाव है। जबकि लिटरल जो होता है, जो शब्दानुवाद होता है, इसमें भाव नहीं होता है, बल्कि वर्ड टू वर्ड का जो ट्रांसलेशन होता है, इसको हम शब्दानुवाद कहते हैं। और जो भावानुवाद होते हैं, इसमें जो है किसी जो मूल जो कृत होती है, फिर उसके जो भाव, उसके अर्थ और विचार को उसकी वाक्य रचना और शब्दों के परे लक्ष्य भाषा में जो व्यक्त किया जाता है, इसी को हम कहते हैं भावानुवाद कहते हैं, ठीक है। तो जो नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, ये शब्दानुवाद का है। जो ऊपर लिखा हुआ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, एकदम शुद्ध, जो कि इसमें ग्रामर भी यूज हुई है, तो ये आपका हो जाएगा भावानुवाद, और नीचे आपका जो है शब्दानुवाद है। चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। आप चाहे तो इसकी परिभाषा इस तरह से भी तैयार कर सकती है। भावानुवाद का आशय किसी मूल कृत के भाव, उसके अर्थ, उसके विचारों को जो उसकी वाक्य रचना और शब्दों के परे और लक्ष्य भाषा में जो है व्यक्त करना, और अर्थात उसकी जो है मूल कृत की आत्मा को पकड़कर उसे नए रूप में प्रस्तुत करना, इसी को हम भावानुवाद कहते हैं। ये जो है भावानुवाद जो है, ये जो होता है, ये शब्दानुवाद के विपरीत होता है। चलेगा, अब इस तरह से भी इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि
जो है शब्दानुवाद के जो होता है, ये जो है भावानुवाद जो है ये शब्दानुवाद के विपरीत होता है। इतनी भी परिभाषा लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, यदि शॉर्ट में पूछ रहा है तो। अगला भी क्वेश्चन आपका है जो कि 4 नंबर है कि प्रशासनिक अनुवाद किसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ये तो हमने सेकेंड सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा होगा। फिर आपका अर्ध परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फिर है शब्दकोश अनुवाद का प्रमुख साधन क्या है, और यांत्रिक अनुवाद किसे कहते हैं, जिसको हम मशीनी अनुवाद भी कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम उत्तर यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले प्रशासनिक अनुवाद क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो प्रशासनिक का मतलब जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रशासन से जुड़े जो पार्ट होते हैं उसका अनुवाद करना, इसी को हम प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं। इसमें आपके सरकारी विभाग, सरकारी संस्थान द्वारा जारी किए गए जो दस्तावेज का अनुवाद इसमें जो है शामिल होता है, इसी को हम प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं। अब प्रशासनिक अनुवाद की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी भी बारे में समझ लो। कि मान लो कोई जो है जब किसी दस्तावेज में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आ गया और उसमें एक ऐसी भाषाओं का जो है इस्तेमाल हुआ है, और जिसका ज्ञान जो वहाँ के कर्मचारी है उसको मान लो नहीं उसका ज्ञान है, तो कर्मचारी क्या करेगा, उसका ट्रांसलेट करेगा, तभी तो उसको समझ पाएगा उस जो है दस्तावेज को, उस PDF को। तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। और जब किसी दस्तावेज में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जिसका ज्ञान सरकारी कर्मचारी को जो है पर्याप्त अपर्याप्त हो, मतलब जो है उसको जो है इसका ज्ञान ना हो, तो जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है आपकी प्रशासनिक अनुवाद की। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, यानी जो शब्द एक विशेष क्षेत्र एक निश्चित अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, इसी को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं वह पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। डॉक्टर रघुवीर ने इसकी बहुत ही सुंदर परिभाषा लिखी है। वही जो कि मान लो कि जब कोई जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब चोरी करने जाएंगे, डाका डालने जाएंगे, तो उसको डकैती कहेंगे। तो यानी जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं इसी को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये शब्द जो है बोलचाल की भाषा के शब्द नहीं होते हैं, ये जो बोलचाल के भाषा के शब्द नहीं होते बल्कि एक विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये विशेष क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, जो कि कंप्यूटर क्षेत्र में ही प्रयोग होते हैं, इनका अन्य कहीं और क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे शब्द आपकी पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इसकी और भी परिभाषा हम देखेंगे जो कि डॉक्टर रघुवीर ने दिया है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है कि जिनकी सीमाएं बांध दी गई हो। जैसे कि अंग्रेजी का एक शब्द है डकैती, यानी हिंदी में उसे के लिए डकैती शब्द है, उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। यानी जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं उसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको डॉक्टर रघुवीर वाली भी आपको लिख देना है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। फिर आपका है अर्ध सरकारी, अर्ध जो है पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। तो अर्ध पारिभाषिक शब्द जो कि सामान्य शब्द में भी और पारिभाषिक शब्द दोनों में जो प्रयुक्त होते हैं उसको हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इसकी छोटी सी परिभाषा है। फिर अनुवाद में जो है जो शब्दकोश हैं इसके बारे में समझेंगे, इसके महत्व क्या है। तो अनुवाद में जो डिक्शनरी है इसका एक महत्वपूर्ण साधन है। अनुवाद में जो शब्दकोश होते हैं अनुवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जैसे कि शब्द के अर्थ हो गए और उसका उच्चारण हो गया, उसका उपयोग हो गया, उसको समझने में जो है मदद करते हैं, और जिससे जो है अनुवाद स्रोत भाषा से जो है लक्ष्य भाषा में सटीक और जो प्रभावी अनुवाद कर सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। तो अनुवाद में जो है शब्दकोश का एक महत्वपूर्ण साधन है, और जो शब्दों के अर्थ, उसके उच्चारण और उसके उपयोग को जो है समझने में मदद करता है, और जिससे जो है अनुवाद जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर है, और स्रोत भाषा से आपके जो SL से लक्ष्य भाषा में उस अनुवाद को जो है सफलतापूर्वक कर पाता है, बहुत ही प्रभावी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। फिर यहाँ से कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि यह जो है शब्दकोश के अनुवाद ये महत्वपूर्ण को जो है एक और विस्तार से जो है बताया गया है यहाँ से। तो शब्दकोश की यदि हम बात करें तो शब्दकोश जो कि शब्दों के अर्थ को ये समझना, तो शब्दकोश शब्दों के अर्थ को जो है स्पष्ट करता है, जिससे जो ट्रांसलेटर है, जो अनुवादक है, उसको स्रोत भाषा के शब्दों का सही अर्थ समझने में जो है मदद मिलती है। उच्चारण और यदि हम वर्तनी की बात करें तो शब्दकोश जो है शब्दों के उच्चारण और उसके वर्तनी के बारे में जानकारी जो है प्रदान करता है, जो अनुवाद की जो है सटीकता में जो है मदद करता है। और पर्याय और विलोम की बात करें, पर्यायवाची और विलोम शब्दों की, तो शब्दकोश जो है शब्दों के पर्याय और विलोम को भी जो है सूचीबद्ध करता है, जिससे अनुवादक को विभिन्न विकल्पों के साथ जो है अनुवाद करने में मदद मिलती है।
अनुवाद की यदि हम सटीकता की बात करें तो शब्दकोश अनुवादक को सही शब्दों का चयन करने में मदद करता है, जिससे अनुवाद की जो है सटीकता और गुणवत्ता में जो है सुधार होता है। विभिन्न प्रकार के जो है शब्दकोश, जैसे कि अनुवाद के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दकोश उपलब्ध है, जैसे कि एक भाषी, द्विभाषी और जो है तकनीकी शब्दकोश, ये सभी प्रकार के इसके जो है कोश उपलब्ध है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। इसको हम यांत्रिक अनुवाद भी कहते हैं। तो यांत्रिक अनुवाद और मशीनी अनुवाद दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं है लेना आपको। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो आपका जो है मशीनी अनुवाद पूछे या फिर यांत्रिक अनुवाद पूछे, तो एक ही परिभाषा आपको जो है चिपका के आना है, लिख के आना है। तो जो अनुवाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट या फिर जो है कही गई बात को दूसरी प्राकृतिक भाषा या फिर टेक्स्ट या जो है वाक्य में बदलने को जो है हम मशीनी अनुवाद या यांत्रिकी अनुवाद जो है कहते हैं। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम मशीनी अनुवाद कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको तैयार करना है बस। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 से 6 प्रश्न आपके आएंगे, जो कि आपको जो प्रश्न करना पड़ेगा। इसमें वैसे तो 7 प्रश्न दिए हुए हैं, क्योंकि 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो इसमें 1-2 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा रहते हैं, जो कि काफ़ी इसमें आपकी हेल्प भी हो जाती है। पहला क्वेश्चन में देखिएगा कि अनुवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप पर भी आपको प्रकाश डालना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर लिप्यांतरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर आपका है अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का आपको जो है वर्णन करना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम तीनों क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले अनुवाद का अर्थ क्या होता है। अनुवाद अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भाषा में कही गई या फिर किसी भाषा में लिखी गई बात को दूसरी भाषा में सार्थक रूप से व्यक्त करना या फिर दूसरी भाषा में बदलना, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश को या फिर उसके यानी चाहे बुक हो या फिर कोई चीज़ लिखी गई हो, तो उसको जो है अर्थपूर्ण तरीके से बदलना दूसरी भाषा में, उसी को हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद शब्द जो कि वद धातु, संस्कृत के वद धातु से बना हुआ है, जिसमें अनु जो है उपसर्ग जोड़ने पर अनुवाद जो है शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पुनः कहना। और यह एक जो भाषिक प्रक्रिया है, जिसमें एक भाषा में व्यक्ति विचारों को दूसरी भाषा में यथासंभव समान अर्थ शैली में जो है व्यक्त किया जाता है। और अनुवादक का कार्य जो है स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में सटीक और जो है सहज रूप से प्रस्तुत करना होता है। तो अनुवादक जो होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, इसका क्या कार्य होता है, और जो है जो आपकी स्रोत भाषा है उस भाषा से जिसमें उसको बदलना है, तो लक्ष्य भाषा में जो है उसका जो अर्थ है उसको बहुत ही सरल रूप से जो है प्रस्तुत करना होता है। और अनुवाद एक जो है जटिल प्रक्रिया है, जिसमें भाषा, संस्कृत और विषय वस्तु की जो है समझ की आवश्यकता होती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब अनुवाद के हम स्वरूप के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अभी तो इसका आपने हिंदी में समझे हैं। अब ट्रांसलेशन जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है इंग्लिश के। एक तो है ट्रांस, दूसरा है लेसन। ट्रांस का मतलब होता है जो है पार ले जाना, ट्रांस का अर्थ होता है पार ले जाना, जबकि लेसन क्या है, क्रिया है। ठीक है, यानी अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाने की जो क्रिया होती है, उसको हम क्रिया कहते हैं। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना, इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अनुवाद कहते हैं। इतनी परिभाषा और आपको लिख देना है। और इस प्रकार जो अनुवाद का अर्थ हुआ कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाने वाली जो प्रक्रिया होती है, इसी को अनुवाद कहते हैं। और जिस भाषा का अनुवाद, उसे जो है हम स्रोत भाषा कहते हैं। यानी जिस भाषा का आप अनुवाद कर रहे हो, ठीक है, जिस भाषा से, उसको हम स्रोत भाषा कहेंगे। और जिसमें हमको करना है, उसको हम लक्ष्य भाषा कहेंगे। इतनी भी आपको जो है पॉइंट आपको यहाँ से जो है लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि लिप्यांतरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने वैसे बताया है, लेकिन यहाँ से फिर हम देखेंगे कि लिप्यांतरण कहते किसे हैं। लिप्यांतरण जो है लिपि का अंतर, किसी एक जो है लिखित भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं लिप्यांतरण कहते हैं। यह जो है अनुवाद से अलग है, ये इसमें अनुवाद नहीं होता है, बल्कि लिपि का अंतर होता है। और लिप्यांतरण में जो अक्षरों की जो है अदला बदली होती है। और लिप्यांतरण में किसी भाषा के ध्वनि को दूसरी भाषा में दर्शाया जाता है, मतलब ध्वनि नहीं बदलती है। जो चीज़ आप हिंदी में कहोगे वही चीज़ इंग्लिश में भी आप जो है कहोगे, तो इसी को हम लिप्यांतरण कहते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप जो है नमस्ते जो है इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है, नमस्ते आपने हिंदी में इस तरह से लिखा, तो इंग्लिश में आप किस तरह से लिखोगे, नमस्ते।
तो इसमें क्या आपने किया है, केवल आपने लिपि का अंतर किया। ये चीज़ इंग्लिश में लिखी है, ये चीज़ हिंदी में लिखी है, लेकिन ध्वनि में कोई भी अंतर नहीं आया है। नमस्ते इसको भी आप पढ़ोगे, नमस्ते इसको भी पढ़ोगे, यानी ध्वनि में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सेम अक्षर है, अक्षर नहीं सॉरी, यानी जो है इसमें जो है लिपि का अंतर हुआ है और ध्वनि दोनों की एक ही रहेगी। नमस्ते इसको भी आप पढ़ोगे, नमस्ते इसको भी पढ़ोगे, तो ये होता है लिप्यांतरण, यानी लिपि का जो अंतर होता है इसी को हम लिप्यांतरण कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ लिप्यांतरण, लिपि प्लस अंतर, लिपि प्लस अंतरण भी जो है अंतर कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ लिपि प्लस अंतरण, यानी एक लिपि को दूसरे लिपि में बदलना, उसी को हम लिप्यांतरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। कुछ यहाँ से इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि लिप्यांतरण में जो है मूल भाषा की ध्वनि को जो है दूसरी भाषा में जो है दर्शाया जाता है। उसकी जो ध्वनि होती है दूसरी भाषा में दर्शाया जाता है, ना कि उसका ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, नमस्ते उसमें हिंदी में भी आप वही लिखोगे, इंग्लिश में आप जब लिखोगे उसको पढ़ोगे तो दोनों को नमस्ते नमस्ते ही पढ़ रहे हो, तो दोनों की ध्वनि क्या है, सेम है। लिप्यांतरण में जो है मूल भाषा के वर्णों को जो है दूसरी भाषा में के वर्णों में जो है बदला जाता है, और लिप्यांतरण में जो है मूल भाषा के वर्णों का उच्चारण दूसरी भाषा में जो है वर्णों के समान होती है, यानी उसका जो उच्चारण होगा, जो कि हिंदी में जो आपने लिखा था, मान लो आपने पहले लिखो हेलो, तो आप हिंदी में इस तरह से हेलो लिखोगे, इंग्लिश में इस तरह से। तो इसका कहने का मतलब यह है कि उसका जो वर्ण है, उसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, तो दोनों में सेम है, तो इसी को हम लिप्यांतरण कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे इसके क्षेत्र, जैसे कि भाषिक क्षेत्र के आधार पर अनुवाद, विषय का अनुवाद, और विधि के आधार पर अनुवाद, और पद्धति प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद, उद्देश्य जो है प्रयोजन के आधार पर अनुवाद, और जो है सीमा के आधार पर अनुवाद, छाया अनुवाद, सारा अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर जो है प्रतीकात्मक अनुवाद, ये सभी जो है इसके प्रकार है। ठीक है, भाषा अनुवाद, शब्दानुवाद, अर्थानुवाद, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, बना बना कर भी जो है आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अनुवाद के जो है प्रमुख प्रकारों का आपको जो है वर्णन करना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आपका है बहुभाषिक समाज में क्या प्रयोजन है, आपको ये बताना है। और पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। इसकी जो है प्रमुख विशेषता भी आपका जो है उल्लेख करना है। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद का आपको स्वरूप आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आपका है कि अनुवाद की जो है आवश्यकता क्या है, अपने आप को जो है विचार इस पर आपको जो है व्यक्त करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अनुवाद के प्रकारों की यदि हम बात करें तो जो शब्दानुवाद, ठीक है, जो कि शब्दानुवाद जिसको हम वर्ड टू वर्ड अनुवाद कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। फिर भावानुवाद जिसमें व्याकरण को देखा जाता है, जबकि शब्दानुवाद में व्याकरण नहीं देखी जाती, जो कि वर्ड टू वर्ड अनुवाद होता है। मैंने आपके दोनों के बारे में आपको पहले बता रखा है। छाया अनुवाद, सारा अनुवाद, व्याख्या अनुवाद, आस अनुवाद, रूपांतरण अनुवाद, कानूनी अनुवाद, अदृश्य और श्रव्य अनुवाद, ये सभी क्या है, इसके टाइप्स हैं, इसके प्रकार हैं अनुवाद के। अब जो है अनुवाद के जो प्रकार दिए हुए हैं, तो इसमें जैसे कि और भी हैं, जैसे कि पूर्ण अनुवाद क्या है, तो स्रोत भाषा के पूरे पाठ का अनुवाद करना, इसको हम पूर्ण अनुवाद कहते हैं। अब आंशिक अनुवाद क्या है, आंशिक मतलब होता है उसके कुछ हिस्से का। मान लो कोई बुक है तो उसके जो है कुछ हिस्से का अनुवाद करना आंशिक अनुवाद कहलाता है। पूर्ण अनुवाद का मतलब होता है पूरी बुक का अनुवाद करना। अब सारा अनुवाद क्या है, स्रोत भाषा की सामग्री के सार का अनुवाद करना, जो स्रोत भाषा होती है उसको हम सारा अनुवाद कहते हैं। अब छाया अनुवाद क्या है, विदेशी जो रचना की प्रवृत्ति और छाया को लेकर रचित जो कृतियाँ होती है उसका अनुवाद करना छाया अनुवाद होता है। और दृश्य श्रव्य अनुवाद क्या होता है, जैसे कि टेलीविजन हो गया, फिल्में, शो, और वृत्त चित्र और वीडियो गेम जैसी जो है जो ऑडियो होती है उसकी सामग्री का अनुवाद करना, और दृश्य श्रव्य जो है अनुवाद कहलाता है। कानूनी अनुवाद जैसे कि कानून सामग्री का अनुवाद करना। भावानुवाद जैसे कि मूल कृत की वाक्य रचनाओं पर ध्यान न देकर उसके मूल भाव का जो है अनुवाद करना, ग्रहण करना, उसको हम भावानुवाद कहते हैं। तो इस तरह से इसका आपको लिखना प्रकार। फिर आपका है बहुभाषिक जो है समाज क्या है, बहुभाषिक यानी ऐसा समाज जिसको एक नहीं बल्कि बहुत भाषाओं का ज्ञान हो, उसको हम बहुभाषिक समाज कहते हैं। बहुभाषिक समाज से तात्पर्य है ऐसे समाज से जहाँ कई भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। ऐसे समाज में जो है भाषाएं विभिन्न समुदाय को जोड़ने वाले पुलों के रूप में जो है कार्य करती है, जो सहयोग, आपसी समझ और जो है सामाजिक समन्वय को जो है बढ़ावा देती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। ये तो क्वेश्चन 2 बार से में रिपीट हुआ है कि वे शब्द जो किसी विशेष विषय से जुड़े होते हैं और जो कि विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं और जिसकी सीमाएं बांध दी जाती है, फिर जिसका अर्थ जो है तय होता है,
इसी को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा लिखना है। इसकी बहुत सारी विशेषता हैं, जैसे कि ये शब्द जो है किसी विशेष क्षेत्र या फिर विषय से जो है जुड़े होते हैं और इनकी सीमाएं जो है तय होती हैं। इसकी सीमाएं जो है बांध दी जाती हैं और इनका इस्तेमाल जो किसी विषय से जो है जुड़े ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है और इनका इस्तेमाल किसी विषय से जुड़े व्यवहारिक कामकाजी और प्रशासनिक जो क्षेत्र में किया जाता है और इनके इस्तेमाल से हिंदी को जो है प्रतिष्ठा मिलती है और इनके इस्तेमाल से जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी को में जो काम करना ये जो है संभव बन पाता है। इसलिए इस तरह से इसकी आपको विशेषता भी आपको जो है लिखना है। फिर आपका वैज्ञानिक अनुवाद और तकनीकी अनुवाद क्या होता है ये आपको बताना है। तो वैज्ञानिक अनुवाद मतलब जो है जो वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद करना वैज्ञानिक अनुवाद कहलाता है, जबकि तकनीकी अनुवाद में जो है तकनीकी दस्तावेज का इसमें अनुवाद किया जाता है, जबकि दोनों जो है अनुवाद ही हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुवाद में वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद होता है, जबकि तकनीकी में तकनीकी दस्तावेज का अनुवाद होता है। वैज्ञानिक अनुवाद को हम यहाँ से समझेंगे। वैज्ञानिक अनुवाद में वैज्ञानिक शब्दावली और जो है उसकी अवधारणाओं का जो है सटीक अनुवाद किया जाता है, इसी को हम वैज्ञानिक अनुवाद कहते हैं। और वैज्ञानिक अनुवाद में वैज्ञानिक अनुसंधान और साहित्य के दायरे में सामग्री की व्याख्या करता है। अनुवाद में सूक्ष्म संक्षिप्त अक्षर और संक्षिप्तीकरण का जो इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक अनुवाद में अक्सर चिकित्सा और आपके फार्मास्यूटिकल दस्तावेज इसमें शामिल, जबकि तकनीकी अनुवाद जो होता है इसमें जो तकनीकी अनुवाद में तकनीकी निर्देश को जो भी निर्देश इसके होते हैं और व्यवहारिक जो अनुप्रयोग होते हैं इस पर जो है इसमें जोर दिया जाता है। और तकनीकी अनुवाद में तकनीकी शब्दावली और जो है शब्द जाल का इसमें इस्तेमाल होता है। तकनीकी अनुवाद में अक्सर उपयोगकर्ता मैनुअल, तकनीकी पाठ और जो है प्रयोक्ता मार्गदर्शिका आदि इसमें जो है शामिल होते हैं। तकनीकी अनुवाद में किसी उद्योग के लिए विशिष्ट शब्दावली का इस्तेमाल जो है होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अनुवाद की क्या आवश्यकता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फंसेगा। तो अनुवाद की आवश्यकता बहुत क्षेत्रों के लिए है, जैसे कि मान लो विदेशों से जो है आपको व्यापार आप कर रहे हैं, आपको दूसरी दुनिया की आपकी भाषा आपको नहीं पता है, उनकी कल्चर के बारे में नहीं पता है, तो आप जब इस अनुवाद होगा, जब उसका ट्रांसलेटर के माध्यम से आपको पता चलेगा, तो उसके आप संस्कृत के बारे में, उसके वहाँ के रहन सहन के बारे में, आप आसानी से उसकी सभ्यता के बारे में आप जान पाओगे। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है अनुवाद की आवश्यकता है मानव जीवन में। जैसे कि अनुवाद जो है हमारी जुड़ी हुई दुनिया में एक पुल का काम करती है, बिल्कुल पुल का काम करती है। मान लो जो है ये कोई जो है आपकी भाषा है, ठीक है, मान लो ये कोई आपकी भाषा है इस तरफ से, और ये जो है कोई पुल है, ठीक है, ये पुल है। तो आपको जो है पुल आपको नांगना है और इधर कोई दूसरी आपकी भाषा है, तो आपको दूसरी भाषा जो कि पुल आपको जो नांगना है ये आपकी भाषा। तो मान लो ये जो भाषा है यहाँ से कोई दूसरी भाषा है, ये भी आपकी भाषा है और ये भी आपकी भाषा। ये पुल जो कि पुल को आप दूसरी भाषा मानिए, तो इसमें मान लो कोई दूसरी भाषा है, उसको आपको ज्ञान नहीं है, तो आप यहाँ पर पहुँचे, तो आपको पता नहीं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो इस भाषा का जब ज्ञान होगा कि हम यहाँ पहुँचे हैं, जैसे कि मान लो विदेशों से जो व्यापार होता है तो उनकी भाषा का इतना ज्ञान नहीं होता है हमारे देश के लोगों को, वहाँ पर जो है अनुवाद ही कार्य करता है, वहाँ पर अनुवाद की ही आवश्यकता पड़ती है। तो अनुवाद बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि व्यापार करने के लिए और दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, उसके कल्चर के बारे में जानने के लिए, वहाँ के रहन सहन के बारे में जानने के लिए। तो वहाँ की लैंग्वेज जबकि अलग है, चाइनीज़ आप चले जाए वहाँ के चाइनीज़ सब बोलते तो उनकी आप लैंग्वेज समझ ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, उसकी जो है बातों को समझने के लिए, वो बोलते क्या है, उनकी जो बुकें वहाँ पर जो अवेलेबल है और भी कोई चीज़ें आप समझ लो, तो उन सभी का जो है कहीं ना कहीं देखा है तो हमारे जीवन में अनुवाद की काफ़ी आवश्यकता होती है। अब मान लो अधिकतर लोगों को जो है इंडिया में भी जो है काफ़ी जो है लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि 22 भाषाएँ, जो कि संविधान के द्वारा जो है जिसको दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं का। तो जिस एरिया में जो व्यक्ति जिस प्रदेश में पढ़ा है तो उसी का अधिकतर ज्ञान है। तो मान लो यूपी से आप तो जो हिंदी बहुत है, इंग्लिश आपको नॉलेज होगा और उर्दू वाले उर्दू अपना सीखे होंगे, लेकिन आप दूसरे चले जाओ जो है स्टेट में, जैसे कि तेलुगु वगैरह जहाँ बोलते हैं, तो उस भाषा को आप समझ नहीं पाओगे। मान लो कोई चीज़ लिखा तो आप गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से आप उसका ट्रांसलेट करोगे तो हाँ ये आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ लिखी है। तो अनुवाद की बहुत ही आवश्यकता है हमारे जीवन में, ठीक है, जिस तरह से आपको लिखना है। तो हमारी जुड़ी हुई दुनिया में एक पुल का एक काम करता है अनुवाद, और जो विचारों के जो है आदान प्रदान, राजनीतिक सहयोग यानी विचार जो होते हैं उससे आदान प्रदान होता है। हम उसके संस्कृति के बारे में जानते हैं और वे हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं।
और राजनीतिक सहयोग भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है और सांस्कृतिक समझ को सक्षम भी जो है बनाता है। जैसे कि हमारी जो है दुनिया एक दूसरे दुनिया से जो है जुड़ती जा रही है और विविधता के जो है सागर में जो है समझ के प्रकाश स्तंभ के रूप में जो है अनुवाद की भूमिका और भी जो है महत्वपूर्ण होती जा रही है। जिस तरह से आपको लिखना है, अनुवाद की जरूरत क्यों है। अनुवाद देखो, अनुवाद से जो है भाषाओं और संस्कृत की जो है समृद्धि को जो है बढ़ावा मिलता है। अनुवाद से जो है साहित्य और सूचना तक जो है पहुंचना आसानी होता है। अनुवाद से वैश्विक बाजार में कारोबार बढ़ाने में जो है मदद मिलता है। अनुवाद से जो है राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जो है संस्कृति का विकास होता है। अनुवाद से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्यापन होता है और अनुवाद से जो है तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन होता है। अनुवाद से प्रशासनिक कार्यों में सरकारी भाषा नीति का पालन होता है। मान लो अनुवाद है, कोई सरकारी कोई कार्य, ठीक है, बाहर से कोई लेटर आ गया तो वो दूसरी लैंग्वेज में है और वहाँ के जो कर्मचारी उनको नहीं पता, तो वहाँ पर अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी ही। बिना अनुवाद करे उसका आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे जितने भी वहाँ पे जो है कर्मचारी हो। जब तक उस भाषा को किसी को ज्ञान नहीं है तब तक उसके बारे में कोई आपको बता नहीं पाएगा। बिना आपको जो है गूगल ट्रांसलेट की सहायता लिए बिना आप उसको जो है पढ़ ही नहीं सकते हैं। और जो है अनुवाद को प्रशासनिक कार्यों में जैसे सरकारी भाषा नीति का जो है पालन होता है। अनुवाद से जो है राजनीतिक जो वार्ताएं होती है, जो बातचीत होती है, उसकी भी जो है ज़रूरत होती है। और अनुवाद से जो है संसार की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद की जो है ज़रूरत होती है। अनुवाद से संचार माध्यमों में जो है अनुवाद की ज़रूरत होती है। अनुवाद से शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की ज़रूरत होती है। इन सभी क्षेत्रों में जो है अनुवाद की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 2 प्रश्न आपके इस तरह रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अनुवाद की प्रक्रिया का जो है सविस्तार आपको वर्णन करना क्वेश्चन काफ़ी महत्व। इसी पेपर में हम देख लो कि अनुवाद वाले क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। अनुवाद वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। इसके प्रकार क्या है, ये भी एग्जाम में फंसेगा। इसकी सीमाएं, अच्छे अनुवादक के कौन कौन से गुण होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है साहित्य संस्कृत भाषा के संबंध में अनुवाद की क्या भूमिका है, संक्षेप में आपको लिखना है। जो है बैंकिंग अनुवाद की विवेचना करना है। फिर अच्छे अनुवादक के प्रमुख गुण, उसके दायित्व पर भी आपको जो है प्रकाश डालना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इन चारों क्वेश्चनों को देखेंगे। अनुवाद क्या है, तो अनुवाद जो है एक भाषा को दूसरी भाषा में जो है बदलना, ये आपका अनुवाद कहलाता है। और इसमें जो है स्रोत भाषा के पाठ का विश्लेषण, उसके अर्थ को समझना होता है। और फिर जो है लक्ष्य भाषा जिसमें उसको बदलना है, तो उस भाषा में अर्थ को व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त जो शब्द और वाक्यों का जो चयन इसमें करना जो है शामिल होता है, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। मतलब जो है स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में बदलना, बहुत ही उसका पहले ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे नहीं बदल सकते हैं। जो ट्रांसलेटर होता है उसका ज्ञान हो जाए। वैसे तो अब तो मशीनी अनुवाद हो गया है मोबाइल के माध्यम से। पहले जब नहीं था सुविधा तो एक ऐसे अनुवाद होता था, तो जो अनुवादक होता जो ट्रांसलेटर होता था, तो उसको जो पहले कोई जो चीज़ पहले से लिखी हुई जिस भाषा में, उसका भी उसको ज्ञान हो, और जिसमें उसको बदलना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वह जो है उसको बदल पाएगा, ट्रांसलेट उसका जो है कर पाएगा। अनुवाद प्रक्रिया के बहुत सारे चरण, जैसे कि स्रोत जो है भाषा पाठ का विश्लेषण। तो अनुवादक जो होता है, इसके जो प्रथम चरण होता है, जो पहले से जो कोई बुक लिखी हुई है तो उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को जो है सबसे पहले स्रोत भाषा के पाठ को ध्यान से पढ़ना और जो है समझना चाहिए, ताकि वह जो है पाठ के अर्थ, उसके संदर्भ और शैली को जो है अच्छी तरह से जो है समझ सके। फिर जो है अर्थ को जो है समझना। तो बाद में जो है अनुवादक को पाठ के मूल जो अर्थ है उसको समझने के लिए विभिन्न कारकों पर जो विचार करना चाहिए, जैसे कि शब्दार्थ, व्याकरण और जो है संस्कृत संदर्भ। फिर लक्ष्य भाषा में जो है अर्थ को व्यक्त करना, उसको समझने के बाद जो स्रोत भाषा उसको समझने के पश्चात, उसके अर्थ को समझने के पश्चात जिसमें आपको बदलना है, तो अनुवादक को अब लक्ष्य भाषा में उसी अर्थ को जो है व्यक्त करने के लिए जो उपरोक्त जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं, वाक्यांशों की रचना का जो है चयन करना चाहिए। उसके बाद अनुवाद की समीक्षा और उसमें सुधार जो है करना चाहिए। जैसे कि अनुवाद पूरा होने के बाद अनुवादक को जो है अपने काम की समीक्षा करनी चाहिए, यदि आवश्यकता हो तो सुधार करना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत साहित्य और भाषा के संबंध में अनुवाद का क्या महत्व है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह ये कार्य करता है, और जो विभिन्न संस्कृत साहित्य शैलियों को एक दूसरे से जो है जोड़ता है, ज्ञान का प्रसार भी करता है और संस्कृत समझ को जो है बढ़ावा भी ये देता है। तो बहुत सारे बिंदु जैसे कि यह जो है संस्कृतियों को जो है जोड़ता है, जैसे कि अनुवाद जो है ये विभिन्न संस्कृति के बीच जो है जो संवाद होता है उसको जो है समझ को बढ़ावा देता है, जिससे लोग जो है एक दूसरे के संस्कृत, उसके विचारों को जो है बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। मतलब
जो संस्कृत को समझना, जैसे कि यहाँ से की जो कल्चर, अपने ही देश की बात ले लो, दूसरे देश की बात छोड़ दो, तो यहाँ इतनी भाषाएं ही बोली जाती हैं अलग अलग प्रदेश में, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो अनुवाद क्या है? एक सेतु की तरह कार्य करता है, एक पुल की तरह कार्य करता है, जो कि दो जो है अलग अलग भाषाओं के बीच में जो संवाद होता है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं देखा तो एक दूसरे की संस्कृति के बारे में बेहतर समझने के लिए में जो है ये मदद करता है, और साहित्य को जो है समृद्ध करता है। यानी जो है अनुवाद के माध्यम से हम जो है विभिन्न जो भाषाओं के जो साहित्य को जो है अपनी भाषाओं में जो है पढ़ सकते हैं। यानी जो है मान लो कोई दूसरी भाषा में कोई चीज़ लिखी हुई है, तो अनुवाद के माध्यम से हम उसका ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में जो है हम पढ़ सकते हैं। फिर आपका भाषा के विकास में योगदान, तो अनुवाद जो है विभिन्न भाषाओं के बीच जो है संवाद को सक्षम बनाता है, इससे जो है भाषाओं का विकास समृद्धि जो है होती है। फिर संस्कृत समझ को जो है बढ़ावा या फिर जो है बढ़ाना, तो अनुवाद के माध्यम से हम जो है विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं को जो है जान सकते हैं, जिससे हमारी जो संस्कृति जो है समझ जो है ये बढ़ती है। फिर ज्ञान का प्रसार, तो अनुवाद ज्ञान को जो है विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में जो है प्रसारित करने में मदद करता है, और जिससे जो है दुनिया भर के लोगों तक जो है ये जो है पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। और भी लिखा हुआ है साहित्यिक अनुवाद की भूमिका, तो साहित्यिक अनुवाद जो कि मूल रचना के अर्थ, सौंदर्य और शैली को जो है यथासंभव बनाए रखने की कोशिश करता है, और जिससे जो है मूल पाठ रचना के जो है करीब महसूस कर सकते हैं। सांस्कृतिक जो है अनुवाद की भूमिका, तो सांस्कृतिक अनुवाद की भूमिका संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो कि मूल रचना के अर्थ को जो है बेहतर ढंग से समझने में जो है मदद करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका बैंकिंग अनुवाद किसे कहते हैं, कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बैंकिंग से जुड़े जो वित्तीय दस्तावेज जो होते हैं उसका अनुवाद करना बैंकिंग अनुवाद कहलाता है। बैंकिंग अनुवाद के लिए जो है अनुवादक को जो है जो बैंकिंग जो नीतियाँ होती हैं और उसकी जो प्रक्रियाएँ होती हैं और उसमें जो वित्त के बारे में उसको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। बैंकिंग अनुवाद की कुछ खास बातें, जैसे कि बैंकिंग अनुवाद में जन सामान्य की जो भाषा का भी ध्यान देना चाहिए, जिससे जो वहाँ के व्यक्ति जाते हैं जैसे कि रुपया निकालने, उसका आप ट्रांसलेट करें तो उनको समझ में आनी चाहिए। और बैंकिंग अनुवाद में सहज और सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और बैंकिंग अनुवाद में जो है तथ्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, और बैंकिंग अनुवाद में लक्ष्य भाषा के मुताबिक वाक्य रचना जो है की जाती है। और बैंकिंग अनुवाद में अनुवाद से जो है अनुदित जो है सामग्री में सहजता और मूल कथ्य की जो है रक्षा की जाती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला लास्ट का क्वेश्चन कि अच्छे अनुवादक बनने के लिए जो है आपको जो है जो कि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी? एक है स्रोत भाषा, एक है आपकी लक्ष्य भाषा। यानी स्रोत आपकी एसएल लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, और टीएल का मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो स्रोत भाषा जो पहले से जिस भाषा में कोई चीज़ लिखी हुई है या फिर कही गई है उसको हम स्रोत भाषा कहते हैं। लक्ष्य भाषा मतलब होता है जिसमें उस चीज़ को बदलना है। तो अनुवाद करने के लिए आपको दो भाषाओं का ज्ञान होना प्रॉपर चाहिए, एक तो स्रोत भाषा का, एक तो लक्ष्य भाषा का। आपको गहरा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा नहीं गहरा ज्ञान होना चाहिए, और विषय की समझ भी आपको होनी चाहिए, उसकी जो उसका अर्थ है वो भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, और सटीक अनुवाद करने की क्षमता भी जो है होनी चाहिए। और साथ ही आपको अनुवाद के दौरान भाषा के जो है सांस्कृतिक संदर्भों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। इसके प्रमुख गुण जैसे कि भाषा ज्ञान, तो स्रोत भाषा जिससे जो है अनुवाद किया जा रहा है। स्रोत भाषा क्या है? जिससे अनुवाद किया जा रहा है, और जिसमें किया जा रहा है उसको हम कहेंगे लक्ष्य भाषा। तो स्रोत भाषा यानी जिससे अनुवाद किया जा रहा है, लक्ष्य यानी जो है जिसमें अनुवाद किया जा रहा है। ये जिससे अनुवाद करते हैं उसको जो है स्रोत कहते हैं, और जिसमें वो आपके जो है लक्ष्य हो जाएंगे। दोनों का जो है उसका जो है गहरा ज्ञान होना चाहिए ट्रांसलेटर को, और व्याकरण, शब्दावली, भाषा के विभिन्न जो रूप जैसे कि लिखित, मौखिक का भी ज्ञान होना उसको चाहिए, और विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अनुवाद किए जाने वाले विषय के बारे में जो है अच्छी समझ होनी चाहिए, और विषय से संबंधित शब्दावली, अवधारणाओं का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद कौशल की यदि हम बात कर लें तो स्रोत भाषा के पाठ को सटीक रूप से समझना, उसे लक्ष्य भाषा में स्पष्ट और स्वाभाविक तरीके से व्यक्त करना चाहिए, और संक्षिप्तता, स्पष्टता पर जो है ध्यान देना चाहिए। भाषा के सांस्कृतिक संदर्भों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। अनुवाद में अपनी राय और भावनाएं जो है नहीं डालनी चाहिए, जो हो अर्थ वही स्पष्ट करना चाहिए। फिर दो क्वेश्चन इसमें मैंने और भी ऐड किया है। अनुवाद का जो है पुनरीक्षण क्या है, इससे क्या समझते हैं, और अनुवाद के जो है सैद्धांतिकी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में
देखने को मिल सकती है। तो पुनरीक्षण वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को चांस मिलने की इसकी संभावना ज़्यादा है। अनुवाद का पुनरीक्षण किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। पुनरीक्षण, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, पुनर्निरीक्षण करना यानी किसी के बारे में दोबारा जांच करना, जिससे उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारा जा सके, उनको खत्म किया जा सकते हैं, उसी को हम पुनरीक्षण कहते हैं। तो अनुवाद का पुनरीक्षण की बात कर रहा है, तो जो आपने अनुवाद जो किया है तो उसके पार्ट को दोबारा से आपको जांच करना ताकि उसमें कोई भी गलती ना रह जाए, उसी को हम अनुवाद का पुनरीक्षण कहते हैं। यह जो प्रक्रिया अनुवाद को मूल पाठ से मिलाकर दोनों की तुलना करके और जो अनुवादित पाठ में आवश्यक सुधार करके जो है की जाती है। और पुनरीक्षण करते समय अनुवादित पाठ में सुधार, संशोधन, संपादन जो है किया जाता है ताकि इसे जो है बेहतर बनाया जा सके, इतना आपको लिखना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन है, अनुवाद जो सैद्धांतिकी क्या है, जिसको हम ट्रांसलेशन थ्योरी कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि अनुवाद प्रक्रिया, इसके जो सिद्धांत हैं और अनुवाद के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि भाषा, संस्कृत और संदर्भ का जो है एक व्यवस्थित और सैद्धांतिक इसमें जो है अध्ययन होता है। जैसे कि अनुवाद क्या है, एक भाषा में चाहे वह लिखी गई बात हो या फिर कही गई बात हो, तो दूसरी भाषा में उसको यथासंभव बदलना, उसी को हम कहते हैं अनुवाद कहते हैं। और अनुवाद सिद्धांत की हम बात करें तो अनुवाद सिद्धांत की अनुवाद प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और अनुवादकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करती है। यह जो है अनुवाद के विभिन्न पहलुओं का जो है अध्ययन भी जो है करता है, जैसे कि भाषा, संस्कृत, संदर्भ, अनुवाद के सिद्धांत और जो है अनुवादक की भूमिका, तो इन सभी का जो है अध्ययन भी करता है। तो भाषा क्या है, जैसे कि स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा के बीच में अंतर, व्याकरण, उसकी संरचना, उसकी भिन्नता, उसके अर्थों का जो है इसमें जो है अध्ययन करता है। और सांस्कृतिक संदर्भ, जैसे कि स्रोत और लक्ष्य, जो भाषाएं हैं इसके संस्कृत के बीच में जो अंतर है, उसके जो संस्कृत जो मूल्य है, उसकी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसके जो प्रभाव हैं, उसका इसमें जो है अध्ययन होता है। और अनुवाद के सिद्धांत, जैसे कि अनुवाद के विभिन्न सिद्धांत, जैसे कि समतुल्यता, संचार सिद्धांत, पाठ आधारित सिद्धांत, ये सभी इसके क्या है सिद्धांत है। अनुवादक की भूमिका, जैसे कि अनुवादक की भूमिका, उसकी क्षमता और अनुवाद की जो प्रक्रिया, उसकी भूमिका होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है भाई। इतने ही क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास। इसकी मैंने जो है सारी मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मेरे आ जाएंगे बहुत शीघ्र। आप प्ले लिस्ट में जाकर आपको जरूर वॉच कर लेना है, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।